हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर 1। ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिए जो फिजिक्स की जो बुनियाद है वो स्टार्ट होती है इस चैप्टर से। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जो बेसिक्स है फिजिक्स के वो यहाँ से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपको एक बार बेसिक्स आते हैं ना तो आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही कमज़ोर है तो एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। और मेरा पर्पस ये रहेगा कि जो मुश्किल चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है फिजिक्स में कि बड़े भारी भरकम से वर्ड लगते हैं, उसको मैं बिल्कुल बहुत इजी वे में रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स के साथ उसको सिंप्लीफाई कर दूँ ताकि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है, और होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ इंटरेस्ट बन जाएगा फिजिक्स में। अब पहला हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वालिटेटिव फिजिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, और हाइपोथेसिस, एक्सियम, मॉडल्स, ये सब क्या होते हैं। अभी हो सकता है सारे वर्ड्स देख के आप घबरा जाएं, यार इतने मुश्किल लग रहे हैं, पता नहीं क्या है, ये एलियन वर्ड्स लग रहे होंगे। लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक स्टार्टिंग, फिजिक्स क्या है क्या फिजिक्स? अब जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है। अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया बड़े स्केल पे, स्टार्स हैं, ब्लैक होल है, ये सब चीजें हैं। अब मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल है, आपके कमरे में लाइट आ रही है, ठीक है, कमरे का टेम्परेचर है। तो जो भी चीजें आपको दुनिया में दिखाई दे रही हैं और जो भी चीजें दुनिया में हो रही हैं, ये सब की सब चीजें ना कुछ बेसिक लॉ फॉलो करती हैं। फिजिक्स एक तरीके से नेचर की स्टडी है, नेचर की स्टडी है फिजिक्स, नेचर की स्टडी। क्योंकि जो नेचर है, ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो दुनिया है ये कुछ बेसिक लॉज पे काम करती है। ये दुनिया है, कुछ बेसिक लॉज है, कुछ बेसिक लॉज है नेचर के। उन बेसिक लॉज ऑफ नेचर को पढ़ने की जो फील्ड है वही फिजिक्स है। आप समझ रहे हैं? ये जो दुनिया है, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लिविंग चीजें हो चाहे वो नॉन लिविंग चीजें हो, चाहे चीजों में लाइफ हो चाहे चीजों में लाइफ ना हो, हर चीज में इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट बहुत चीजें तो आप जो ऑब्जर्व नहीं भी कर सकते, उस पर भी आएंगे, वो सब की सब चीजें जो है कुछ बेसिक लॉस फॉलो करते हैं। नेचर के कुछ लॉस फॉलो हो रहे हैं, चाहे अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, या चाहे एप्पल गिर रहा है जमीन की तरफ, या फिर चाहे आपका मोबाइल फोन हो जो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, या फिर आपके घर में जो लाइट आ रही है, ये सारे के सारे जितने भी फिनोमेना है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, वो सब के सब बेसिक लॉज ऑफ नेचर को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो बेसिक लॉज ऑफ नेचर है, जब इनको हम स्टडी करते हैं, उसी पूरी फील्ड को फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ ऐसी भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे एटम के लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, एटम के लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो भी फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं कि ये दुनिया जो है कुछ बेसिक लॉज पे चल रही है नेचर के। इन लॉज को जब हम पढ़ते हैं, लॉज को जब हम समझते हैं, कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं, इसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, ये पहला हो गया। और बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जितनी भी आप आगे जाके, जैसे मान लीजिए आप 11th में, तो आप में से बहुत से बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग करेंगे, बहुत से बच्चे आगे जाके मेडिकल साइंस में जाएंगे, ठीक है, बायोलॉजी जिन्होंने ली हुई है, लेकिन उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स खाली जिन्होंने मैथ्स लिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स जो डॉक्टर बनेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी बायोलॉजी है, अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी का बेस भी फिजिक्स पे ही है। तो फिजिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया, हमने समझा कि फिजिक्स है क्या। अब सेकंड आता है ये यूनिफिकेशन और रिडक्शन क्या है। क्या है यूनिफिकेशन और रिडक्शन? भारी भरकम से वर्ड लगते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिख लेते हैं पहले। यूनिफिकेशन और
रिडक्शन। ठीक, पहले इसको पढ़ते हैं यूनिफिकेशन क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एप्पल गिरता है ट्री से, ठीक है, एप्पल फॉल, ठीक है, एप्पल गिर रहा है पेड़ से, और एक मान लीजिए मून है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, मून जो है जो अर्थ के अराउंड, ठीक है, चक्कर लगा रहा है। अब इन दोनों ही चीजों में, चाहे एप्पल गिर रहा है पेड़ से, चाहे जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ये दोनों को आप एक ही चीजें, दो अलग अलग है, दो अलग अलग नेचुरल फिनोमेना है, पर इन दो नेचुरल फिनोमेना को आप एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेविटी से एक्सप्लेन करा जा सकता है। फिनोमेना दो है, पहला फिनोमेना ये रहा, दूसरा फिनोमेना ये रहा, लेकिन दोनों ही फिनोमेना को हमने एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है यूनिफिकेशन, कि बहुत सारी चीजें हो सकता है जो आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सारे सन के अराउंड। मैंने भी बोला कोई भी चीज अर्थ पे अगर आप ऊपर फेंकते हो नीचे गिरती है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये अलग अलग चीजें हैं, देखने में लग रहा है अलग अलग है, लेकिन इन सबको आप एक सेम लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को एक ही बेसिक लॉ से डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटी के। तो ये है यूनिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों करना है यूनिफिकेशन? क्योंकि अगर हम हर एक को अलग अलग करते रहेंगे तो दुनिया में तो ऐसे इनफाइनाइट चीजें हो रही है, सबके लिए अलग अलग आप लॉ निकालने बैठेंगे या सबके लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जितने कम से कम प्रिंसिपल्स में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिफाइन कर सके, ये उनका वो रहता है, ताकि चीजें सिंपल हो सके, ताकि वो चीजों की डेप्थ में जा सके। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन है। अब आगे आपको बताता हूँ, जब आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, आगे नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ये जो दुनिया है ना, इसमें 4 फोर्सेज है, फंडामेंटल फोर्सेज 4 है, 4 ही फंडामेंटल फोर्सेज है इस दुनिया में। ठीक है, अब साइंटिस्टों की कोशिश है कि ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज को भी ये मिला दें और एक सिंगल फोर्स बना दें। ठीक है, साइंटिस्ट अभी दुनिया जो चल रही है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेज पे चलती है। ये 4 फंडामेंटल फोर्स क्या है, ये आगे की वीडियो में देखेंगे, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा। साइंटिस्टों की कोशिश है कि ये 4 फंडामेंटल फोर्स की जगह हम इसको एक ही में कंबाइन कर दें, चारों फोर्स को। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे साइंटिस्ट चाहते हैं कि कम से कम हम करते जाएं, यूनिफाई करते जाएं सब चीजों को, ताकि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं दुनिया में, जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, फिनोमेना का मतलब जितने इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि एप्पल फॉल करना एक इवेंट है, मून का अर्थ के अराउंड लगाना एक इवेंट है। तो जितनी भी दुनिया में चीजें हो रही हैं, जितनी भी दुनिया में इवेंट हो रहे हैं, साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो सब के सब हम एक ही प्रिंसिपल से डिफाइन कर दें, बिल्कुल उसको बिल्कुल एक लेके आ जाए। जैसे मैंने अभी बताया 4 फंडामेंटल फोर्स है, साइंटिस्ट चाहते हैं कि 4 ना रहे, अब एक ही रह जाए, इन चारों को भी हम एक ही में लेके आ जाए। तो ये तो हो गया यूनिफाई, बहुत सारी चीजों को हम कंप्रेस करते जा रहे हैं एक में, ये यूनिफिकेशन। समझ में आ गया? अब बात करते हैं रिडक्शन की। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अब रिडक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको ये रिडक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कार है। ठीक है, अब कार में आप देखेंगे, मान लीजिए 3 चीजें हैं, इंजन भी है कार में, ब्रेक भी है कार में पहिए भी है। अब हमने क्या करा, हमने कार को ब्रेक डाउन कर दिया, तो उसके हिस्से हैं उसको तोड़ रहे हैं, कार को इंजन में तोड़ा, ब्रेक में तोड़ा और पहियों में तोड़ दिया। अब इनको हम स्टडी करने बैठे, इंजन को हम अलग स्टडी कर सकते हैं, ब्रेक को हम अलग स्टडी कर सकते हैं, पहियों को हम अलग स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन, कि हम एक बड़ी चीज को लेके, कॉम्प्लेक्स चीज को लेके, जैसे कार है, इसको हम इसके सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। जिससे कार बनी है उसको हम ब्रेक करते आ रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स में, अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, ताकि हम उस अलग अलग हिस्से को पकड़ सके, उसको पढ़ सके। समझे? तो ये होता है रिडक्शन, ये रिडक्शन है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स चीजों को, जैसे कि कार है हमारे एग्जांपल में, इसको जो उसके पार्ट्स हैं, सिंपल जो उसके पार्ट्स हैं, उसमें इसको तोड़ते जाते हैं, ताकि हम जो पार्ट्स हैं इसको समझ सकें। और फिर जब हम इसके पार्ट्स को समझ लेंगे, हमने इंजन को समझ लिया, हमने ब्रेक को समझ लिया, हमने पहियों को समझ लिया, तो हम कार की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन है कि चीजों को रिड्यूस करते जाओ, तोड़ते जाओ, कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ते जाओ, बिल्कुल उसके बेस जिससे वो चीजें बनी हुई है कंपोनेंट पे आ जाओ,
फिर इसको आप स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है, तो ये दोनों चीजें जो हम फिजिक्स में दोनों चीजों का एप्लीकेशन होता है। साइंटिस्ट यूनिफिकेशन को भी यूज करते हैं, साइंटिस्ट रिडक्शन को भी यूज करते हैं, ताकि हम ठीक से समझ पाए कि चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तब हमें समझ में आता है। ठीक है, जब आप, बहुत सिंपल ही बताता हूँ आपको, ऐसे याद रख सकते हो। जब आपको वाई क्वेश्चन है, आपका वाई क्यों हो रही है, वाई, ठीक है, ये जनरल बता रहा हूँ। जब वाई क्वेश्चन आएगा क्यों हो रही है, तो यूनिफिकेशन चलता है मोस्ट ऑफ द केस में। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, एप्पल क्यों गिर रहा है जमीन पे, मून क्यों अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, जब वाई क्वेश्चन है, वाई, तो चलता है यूनिफिकेशन। मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, एक जनरल ऑन एन एवरेज ऐसी होता है। और जब हाउ क्वेश्चन आएगा, कैसे हो रहा है, कैसे कार चल रही है, कैसे चल रही है, कार का अंदर ऐसा क्या हो रहा है, जब हाउ क्वेश्चन हाउ का है तो रिडक्शन लगेगा। समझ गए? तो ये बिल्कुल फंडामेंटल है। अब ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं इस पे कि क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को मोटा मोटा आप दो में डिवाइड कर सकते हो, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक है क्लासिकल, एक है क्वांटम। जो क्लासिकल वो है एक तरीके से जो मैक्रोस्कोपिक है। अब मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? जो हमें आंखों से दिख सकता है, जो हमारी आईज देख सकती है, जो हमारी आईज देख सकती है। जैसे आप मून देख सकते हो, सन देख सकते हो, हमें जो दुनिया दिखाई दे रही है, अर्थ, पेड़ पौधे, जानवर, जो हमें आंखों से दिख रहा है, कार, बस, ये सब जो चीजें आंखों से दिख रही हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। इसकी अपनी फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, जो आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जहां मोशन की जो चीजें हैं, एम से मैकेनिक्स, एम से मोशन। तो जो न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन है वो सारा मैकेनिक्स में आ गया। मूवमेंट से लिंक वाली चीजें इसमें आ रही है, ठीक है, एक मोटा मोटा बता रहा हूं समझने के लिए। फिर जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा आपका जितना भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली चीजें, इसमें क्या है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट वाली चीजें, ये सब इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट से जुड़ी हुई सब चीजें इसमें आ जाएंगी। और फिर इसमें आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जहां हीट आ गया, टेम्परेचर वाली चीजें आ गई, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये क्लासिकल फिजिक्स की डिविजन्स है कि क्लासिकल फिजिक्स में ये चीजें हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें ये आप आंखों से देख सकते हो, आपको नेकेड आई से चीजें दिखाई देती है। तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आ गया। अब फिर आता है क्वांटम। क्वांटम वो होता है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसमें ये सब चीजें आती हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जितना भी ये वाला जो माइक्रोस्कोप से देखे जाने में दिखाई देती है चीजें, वो वाली जो दुनिया है ना, वो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये वाला, फिर इसके अंदर क्वार्क वो सब आता जाएगा। मतलब जो माइक्रोस्कोप वाली दुनिया है वो उसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो, फिजिक्स दो बड़े उसमें डिवाइडेड है। अब एक चीज बहुत कमाल की है, ठीक है, एक चीज और बताता हूँ इंटरेस्टिंग। क्लासिकल फिजिक्स में ना चीजें बिल्कुल आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कोई बॉल फेंकता हूँ, मैंने कोई एक बॉल है, मैंने बॉल ली, ये मान लो मैंने बॉल है, ठीक है, मैंने बॉल को फेंका। तो अगर आप ठीक से क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इस बॉल की एक्यूरेट पोजीशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हैं कि अगर हमने इस बॉल को इस जगह से स्पीड पर फेंका है तो इतने टाइम बाद ये बॉल यहाँ पे होगी और इसकी स्पीड इतनी होगी। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। क्लासिकल फिजिक्स में एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकल सकती है। अगर हमको उसकी इनिशियल पोजीशन पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो हम निकाल सकते हैं आगे जाके ये बॉल कहाँ पे होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक तरह से जादू है, इसको आप मैजिक समझ लीजिए।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लॉ है ना क्लासिकल फिजिक्स के, ये फेल हो जाते हैं। यहाँ जादू होता है। जादू कैसे होता है? अब इसी चीज को मान लीजिए, अगर बॉल को हम फेंकते हैं और अगर हम उसको क्वांटम लेवल से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें चलती है दुनिया, यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट होता है। क्लासिकल फिजिक्स में एकदम चीजें प्रिसाइज होती हैं, एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन जब बात क्वांटम की आती है तो यहाँ चीजें प्रिसाइज नहीं है, यहाँ चीजें प्रोबेबिलिटी है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ अंदाजा कि हाँ हो सकता है बॉल यहाँ पे हो सकता है बॉल यहाँ पे भी हो सकता है बॉल यहाँ पे भी हो। आपने बॉल फेंकी, आपने क्लासिकल फिजिक्स में बता दिया एग्जैक्टली कि बॉल कहाँ जाएगी कितने टाइम में, बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिसाइजली आप बता देंगे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे, सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि हाँ शायद यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। एक्यूरेटली नहीं बता सकते आप एग्जैक्टली कि हाँ कि हम उसकी पोजीशन भी बता दें, हम उसकी स्पीड भी बता दें, सब बता दें एट अ टाइम, ये नहीं होता। इसलिए बहुत सारे जो क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो क्वांटम लेवल पे आके ब्रेक हो जाते हैं। और इसकी वजह से बहुत हद तक पता है आपको, आइंस्टाइन परेशान रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बड़े साइंटिस्ट हैं, काफी लंबे टाइम तक ये परेशान रहे। जब उन्होंने ये देखा ना यार ये तो अजीब सी चीजें हो रही हैं, अजीब सी चीजें हो रही हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, भी आप आगे पढ़ेंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये भी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई इंसान ऑब्जर्वर जब पार्टिकल को देख रहा है तो पार्टिकल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही इंसान पार्टिकल को नहीं देख रहा तो पार्टिकल बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपकी टीचर आपको नहीं देख रही तो आप चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे टीचर ने आपको देखा आपने चीटिंग करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर के देखने से आपके बिहेवियर में फर्क आ रहा है। ये सेम चीज समझ लीजिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जो पार्टिकल है जिसको अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है तो अलग बिहेव करता है, और जब ऑब्जर्वर नहीं देख रहा है तो अलग बिहेव कर रहा है। तो पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है बहुत हद तक। तो ये चीज जब हुई ना तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बड़े परेशान से रहे कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब कोई जादू हो रहा है क्या, कोई जादूगर है क्या वहां पे। इसलिए मैंने बोला क्वांटम जो है ना फिजिक्स, ये मैजिक है। इसने बहुत हद तक फिजिक्स के वर्ल्ड को हिला दिया था पूरा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, काफी काम की है। आप पूछेंगे आज के डेट में कहाँ यूज होती है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। आज के डेट में जितना आपकी MRI मशीन्स है, आपके जो फोन्स है, आप फोन यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, इन सब में भी लगी हुई है क्वांटम फिजिक्स। और आने वाले टाइम में तो क्वांटम कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट साइंस की न्यूज को ध्यान देते हैं तो आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं। अभी भी आपके फोन में, कंप्यूटर में, आपका फोन कंप्यूटर एक चिप से चलता है। आपके फोन में कंप्यूटर में चिप लगी है, माइक्रो, बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, ठीक है, माइक्रो चिप होती है। तो उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में जो काम हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, वो क्वांटम लेवल की चीज है। अभी उसमें डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन बता रहा हूँ। MRI की मशीन्स होती है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ मशीन्स होती है MRI की, वहां पे भी क्वांटम फिजिक्स लगी है। तो क्वांटम फिजिक्स जादू है, फिजिक्स की वर्ल्ड को इसने रेवोल्यूशनाइज किया और अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये क्या है, ये भी बड़ा भारी सा लग रहा है देखने में। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्वांटिटेटिव स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, तब चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। मैं कोशिश करता हूँ चीजों को टेक्निकल ना रखूं, ठीक है। वो आप बाद में बुक से रेफर कर सकते हैं अपनी, बट मेरा काम है चीजों को ईजी करना, सिंपल कर देना, ठीक है। पढ़ना आपको तब भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। बट मेरा काम है एक तरह से आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि चीजें आपको इजी वे में समझ में आए, फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगे। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक मेला लगा है, ठीक है, एक फेयर लगा हुआ है, एक मेला लगा है। अब आप मेले में जाते हैं। अब मेले में 2 स्टॉल लगी है, ठीक है, ऐसे 2 स्टॉल लगी है, 2 जगह है मान लीजिए। यहां पे है पेंडुलम क्वालिटेटिव, नाम दे रहा हूं उसका, ठीक है। और यहां पे है पेंडुलम क्वांटिटेटिव। अब समझते हैं कैसा है।
आप मेले में गए, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठे, ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये पेंडुलम दिखा रहे हैं। साइंटिस्ट ने इस पेंडुलम को ऐसे धक्का मारा और पेंडुलम ऐसे चलना स्टार्ट हो गया, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। आप पेंडुलम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ यार, आपने पेंडुलम देखा, आपको मालूम पड़ा कि पेंडुलम को जब साइंटिस्ट ने ऐसे धक्का मारा तो पेंडुलम ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे जब आप पेंडुलम देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेंडुलम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने क्या देखा, कि भैया हमने ये देखा साइंटिस्ट ने पेंडुलम को धक्का मारा तो पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, और साइंटिस्ट ने आपको बताया कि कुछ टाइम बाद ये पेंडुलम रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने धक्का मारा, कुछ टाइम बाद आपने देखा कि पेंडुलम रुक जाता है, ऐसा नहीं चलता ही रहेगा, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है तो पेंडुलम रुक जाता है। तो आपने ऑब्जर्व करा, ठीक है। कुछ चीजें आपने इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि भाई आपसे कोई पूछेगा आपने क्या देखा तो आप डिस्क्राइब करोगे कि ऐसे ऐसे पेंडुलम को उन्होंने धक्का मारा साइंटिस्ट ने, पेंडुलम चला, कुछ टाइम बाद जो पेंडुलम है एयर का रेजिस्टेंस था उसकी वजह से रुक गया, तो हमने डिस्क्राइब भी कर दिया इसको, ठीक है। ये चीज हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या करा, अगर मोटा मोटा देखें तो आपने देखा कि क्या हुआ, एक तो आपको मालूम पड़ा हुआ क्या, ठीक है, फिर आपको मालूम पड़ा कैसे हुआ, ये भी आपको मालूम पड़ गया क्या हुआ कैसे हुआ। हुआ क्या कि पेंडुलम चला, पेंडुलम रुक गया, रुका कैसे, एयर रेजिस्टेंस था, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो आपने स्टॉल में देखी, ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। इसमें आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। आप ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमें ये मालूम पड़ता है क्वालिटेटिव में कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये हमें मालूम पड़ जाता है क्या हो रहा है। हमने देख लिया आंखों से भैया ये हो रहा है, पेंडुलम चल रहा है और ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब आप आगे गए, ये मेले में आए थे आप, ये आप पहली स्टॉल पे थे, अब आप दूसरी स्टॉल पे आ गए, अब आगे बढ़े आप यहाँ आए, यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लिया हुआ है पेंडुलम। लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट है इन्होंने अपने पास बड़े सारे वो रखे हुए मीटर है, बड़े सारे के साथ पास ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनके पास यहाँ पे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पेंडुलम तो है ही, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है, ये बहुत सारे मीटर लेके बैठे, बहुत सारे इनके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर ये बता रहे हैं कि मैं इसको 30 डिग्री एंगल से फेंकूंगा पेंडुलम को यहाँ पे, और इसकी स्पीड इतनी होगी। ये एंगल बता रहे हैं, आपको स्पीड बता रहे हैं, और ये इसका डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं जब ये पेंडुलम यहाँ आ गया, इसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं अब मैं इस पेंडुलम को यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर ऐसे पुश करूंगा। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड मेजर कर रहे हैं, मीटर इनके पास, उससे मेजर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी मेजर कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ये मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब मेजरमेंट होता है चीजों का, जब मैथमेटिक्स यूज होने लग जाती है, मैथ्स लग रही है, मेजरमेंट हो रहा है, यानी कि मैथ्स लग रही है, मेजर कर रहे हैं, स्पीड मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कितने एंगल पे फेंका ये भी बता दिया गया। तो जब मेजरमेंट हो रहा है, जब मैथमेटिक्स लग रही है, तो इससे क्या हो रहा है, चीजें प्रिसाइज हो रही है, हमें प्रिसीजन मिल रहा है, हम बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें मालूम है भैया 30 डिग्री एंगल पे फेंका है तो हमने नाप लिया, स्पीड इतनी स्पीड है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, एकदम प्रिसाइज है। इस एंगल पे फेंका है तो इतनी स्पीड है, इतना डिस्टेंस है, तो हमारे पास एक नंबर आता है, हमने मेजरमेंट किया और हमारे पास एक नंबर आया, समझ गए। तो जब ये मेजरमेंट्स होते हैं, जब आप मैथमेटिक्स लगाते हैं, जब प्रिसीजन आता है, ठीक है, तो जब प्रिसीजन आता है तो क्या मालूम है, आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, इससे आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज हैं, आपको पता है कि यार जब 30 डिग्री पे फेंकते हैं तो ये स्पीड रहती है, ये डिस्टेंस रहता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 45 डिग्री पे पेंडुलम को ऐसे पुश किया जाएगा तो कितनी स्पीड और डिस्टेंस होगी, आप निकाल लेंगे, मैथमेटिक्स लगाई जा सकती है। तो जब नंबर्स का गेम है, जब बिल्कुल चीजें प्रिसाइज हैं और जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ गेम हो जाता है क्वांटिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला गेम आ गया, ये यहाँ पे ये वाला गेम आ गया, समझ गए। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने यहाँ पे हमने आता था क्या हुआ और कैसे हुआ, यहाँ पे हमने क्या करा, इस वाले में क्या हुआ कैसे हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कितना हुआ, कितना हो रहा है हम मेजर कर रहे हैं, कितना हो रहा है, और आगे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कब होगा ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ कितना और कब, समझ गया। क्वांटिटेटिव में हम मेजर कर रहे हैं कितना, और आगे कब होगा ये भी बता सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या था, आपने ये देखा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस है, साइंटिस्ट दोनों का यूज करते हैं।
दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब ये भी बता दिया। अब आपको आई होप इजी लग रहा होगा, नहीं तो पहले आपको लग रहा था पता नहीं क्या ये एलियन से वर्ड्स। फाइनली हाइपोथेसिस क्या है, एक्सम क्या है और मॉडल्स क्या है, इसको देख लेते हैं। इसको फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझना जरूरी है, कहानी के फॉर्म में समझना जरूरी है, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। कोशिश करिए चीज़ों को कहानी के फॉर्म में समझिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को ना कहानियाँ ज़्यादा याद रहती है। मूवी देख के आते हैं आपको याद रहती है, इसलिए याद रहती है मूवी। अब इसमें क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड हैं और यहाँ पे एक पेड़ है। अब पेड़ से एक एप्पल गिरता है, ये एप्पल है। पेड़ से एक एप्पल गिरा, ठीक है, एप्पल फॉल हो रहा है। अब यहाँ पहला फ्रेंड आता है, ये पहला फ्रेंड कहता है यार ये एप्पल गिर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है एप्पल पता क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये जो पेड़ है इसके अंदर कोई इनविजिबल क्या है, कहीं ना कहीं कोई इनविजिबल हैंड है, दिखाई नहीं दे रहा, कोई यहाँ पे इनविजिबल हैंड है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई हाथ छुपा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसा लगता है पहले फ्रेंड। ये क्या करता है, ये जाएगा पहला फ्रेंड, ये इस पेड़ पे चढ़ जाता है। ये पहला फ्रेंड जाएगा, ये पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ को अच्छे से देखता है, क्या यार यहाँ पे है, क्या यहाँ पे कोई हाथ है, क्या इनविजिबल हैंड्स है। ये पूरा चेक करता है, पेड़ को हिला के देखता है, सब कुछ करके देखता है, ये कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं यार, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसे मालूम पड़ता है कि ये जो उसने सोचा था, जो उसके दिमाग में आइडिया आता है, सही नहीं। अब समझो अब क्या है, मैंने क्यों बताया। ये जो पहला 2 फ्रेंड है, इसके दिमाग में आइडिया क्या आया, आइडिया क्या आया कि यहाँ पेड़ में क्या है, इनविजिबल कोई ना कोई हैंड है, जो हाथ है कोई ना कोई इनविजिबल ऐसे, जो इस एप्पल को, सेब को धक्का दे रहे हैं। तो ये जो आइडिया आया इसके दिमाग में, ये बन गई हाइपोथेसिस। इसने ऐसा सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ दिमाग में एक आइडिया आया कि हो सकता है, लेकिन इस खाली आइडिया से नहीं होता कुछ, खाली हाइपोथेसिस देने से कुछ नहीं होगा। इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करके भी देखना होगा कि जो उसकी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो उसने कैसे किया, ये पेड़ पे गया, ठीक है, इसने पेड़ को हिला के देखा, इसने पेड़ में देखा, तो उसको मालूम पड़ा कि जो उसकी हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसे पेड़ में से कोई इनविजिबल हैंड्स नहीं मिले। ठीक है, इसको मालूम पड़ा कि जो उसकी हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है। अगर इसको कोई इनविजिबल हैंड ऐसे मिल जाते जो एप्पल को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो उसकी हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती, लेकिन इस केस में हाइपोथेसिस इनकरेक्ट निकली। ठीक है, तो जो आइडिया होता है वो एक तरह की हाइपोथेसिस होती है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकें, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप टेस्ट भी कर सकें। साइंस के वर्ल्ड में ऐसी हाइपोथेसिस जरूरी है कि उसको टेस्ट भी किया जा सके। जैसे कि इसके केस में इसने बोला ना कि पेड़ है, पेड़ में कोई इनविजिबल हैंड्स है, तो उसको टेस्ट किया जा सकता है। जाके हम देख सकते हैं कि पेड़ को लाके देखा जा सकता है, पेड़ में ऊपर चढ़ के देखा जा सकता है कि कहीं कोई इनविजिबल हैंड्स है कि नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके। अब टेस्ट करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे कि इस केस में ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज की फर्स्ट फ्रेंड। अब इससे मालूम पड़ गया आपको हाइपोथेसिस क्या होता है। अब सेकंड फ्रेंड आया। सेकंड फ्रेंड की कहानी है एक्सियम वाली। एक्सियम का मतलब क्या होता है, सेकंड फ्रेंड आया, उसने बोला कि यार मैं ना, ये जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल तो हमेशा नीचे ही गिरता है, मैं इसको जितनी बार ऊपर फेंकूंगा नीचे गिरेगा। एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 4 बार फेंका, एप्पल हमेशा नीचे गिर रहा है। तो इन्होंने मान लिया, सेकंड फ्रेंड ने। अब इसने बोला कि ये तो मान के ही चलते हैं कि अगर हम एप्पल को ऊपर फेंकेंगे तो एप्पल ने नीचे आना ही आना है। ठीक है, अगर एप्पल को ऊपर फेंकेंगे और कोई चीज उसको रोक नहीं रही, कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज उसको ऊपर से पकड़ रही है, तो एप्पल ने नीचे आना ही आना है। तो ये तो क्या हो गया, ये एक बिल्कुल आप मान के चल रहे हैं कि ये चीज ट्रू है। ये एक बेसिक एजम्पशन है जिसको हम ट्रू मानते हैं, क्योंकि आप क्योंकि इस चीज को कई बार ऑब्जर्व करा गया। जो सेकंड फ्रेंड है उसने 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार एप्पल को ऊपर फेंक के देखा, एप्पल बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो उसने कहा कि भाई कोई चीज अगर ऐसे उसको ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी ही आएगी। तो ये तो ऐसा बेसिक एजम्पशन है जिसको हम सच मानते हैं
और इसके बेसिस पे ही फिर हम आगे लॉज को, थ्योरीज को बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सियम। ठीक है, एक ऐसा बेसिक अजम्पशन जिसको हम सच मान के चलते हैं और उसके बेसिस पे ही फिर आगे हम चीजों को करते हैं। क्योंकि अगर एक्सियम नहीं होंगे, जैसे आपकी पूरी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक एक्सियम्स है जिसको हम मान के चलते हैं कि सच है, तभी पूरी आगे पूरी की पूरी फील्ड डेवलप होगी। कुछ बेसिक हमें फंडामेंटल ऐसे अजम्पशंस हैं जिसको हम मान के चलते हैं कि ये सच है ही है। ठीक है, इसको नहीं है कि हम बार बार बैठ के हम इसको प्रूफ करने बैठेंगे, बार बार हम उसको ऐसे हमने एक बार देख लिया, हमने उसको ऑब्जर्व करके देख लिया, उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बहुत बार हमने इसको कई बार उसको ऑब्जर्व करा, हमें मालूम पड़ गया कि अब ये बेसिक अजम्पशन है, ये ट्रू मानेंगे, इसके ऊपर अब आगे चलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, साइंस कभी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अगर कल को ऐसा कुछ हो जाए, मान लो कल को ऐसा कल को मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ, कि मान लो एप्पल ऊपर फेंका जाए और एप्पल ऊपर ही रह जाए, नीचे आए ना, तो फिर हमें मालूम पड़ेगा यार ये एग्जाम तो गड़बड़ है। ठीक है, तो साइंस में चेंजेस भी होते हैं, साइंस सेल्फ करेक्टिंग होती है, सेल्फ करेक्टिंग। अगर हमें ऐसा एविडेंस मिलता है तो उसमें करेक्शन भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई, समझ में आ गया। एग्जाम क्या, एग्जाम एक बिल्कुल बेसिक अजम्पशन है जिसके ऊपर फिर आगे पूरी चीजों को हम आगे लेके चलते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम आगे लॉज बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, पूरी फील्ड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक और समझाता हूं आपको, आइंस्टाइन की स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन की स्पीड ऑफ लाइट, आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट दी। आइंस्टाइन ने बोला जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था आइंस्टाइन ने, जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें आइंस्टाइन ने बोला था जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में कांस्टेंट रहती, चाहे ऑब्जर्वर कितना भी मूवमेंट करता रहे, चाहे ऑब्जर्वर बैठा रहे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो कांस्टेंट रहेगी। चाहे स्पीड ऑफ लाइट को जो देख रहा है, चाहे वो दौड़ लगाए, चाहे वो बैठा रहे, चाहे वो खड़ा हो जाए, चाहे वो लेट जाए, चाहे वो पीछे मुंह कर ले, जो मर्जी करे, ऑब्जर्वर के मूवमेंट से स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, वैक्यूम में वो कांस्टेंट है। तो ये एक बेसिक एक्सियम है, इसी पे फिर आइंस्टाइन ने पूरी अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई। अब आप बोलेंगे कि यार साइंस में तो ऐसे बेसिक क्योंकि तो वो साइंस चलती है पूरा एविडेंस पे, पूरी की पूरी साइंस चलती है एविडेंस पे, तो आप सोचेंगे फिर ऐसे चीज हम कैसे एज्यूम कर लेते हैं जब हम ये बोलते हैं कि साइंस जो है वो पूरी चलती है एविडेंस पे, साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जब साइंस एविडेंस पे चलती है तो फिर हम ऐसे बेसिक असम्पशंस कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो बेसिक, जिसको आप बेसिक असम्पशन बोल रहे हैं, ये बहुत केयरफुली सिलेक्ट करे जाते हैं, साइंटिस्ट इसको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी एज्यूम कर लिया है। किसी एक चीज को, एग्जाम को तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब उसको रिपीटेडली बार बार ऑब्जर्व करा गया है, बहुत बार उसको ऑब्जर्व करा गया है, उसको देखा गया है, कई बार उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए हैं और बार बार वो सही निकला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्पीड ऑफ लाइट की बात है, स्पीड ऑफ लाइट को कई बार ऐसे मेजर करके देखा गया, इसको नाप के देखा गया, बहुत पहले, आइंस्टाइन से पहले भी, आइंस्टाइन के बाद में भी ये सब चीजें होती रही। स्पीड ऑफ लाइट है उसको मेजरमेंट करके देखा जाता रहा और बार बार देखा गया कि आइंस्टाइन ने जो स्पीड ऑफ लाइट दी है, जो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ट्रेवल करती है, वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है, तो बार बार देखा गया कि जो उन्होंने ये बात बोली है बिल्कुल सही गई है, बिल्कुल सही गई है। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके बेसिस पे फिर चीजें निकल गई हैं। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है जिसपे आपका पूरा जीपीएस चल रहा है, जीपीएस में उसका यूज होता है। ठीक है, और आपका जो E इक्वल टू mc² है, जो उन्होंने आइंस्टाइन ने जो चीजें दी मालूम पड़ा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और वो उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस तो उन्होंने यही रखा था, कुछ बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस रखे थे, तो बार बार वो एजम्पशंस ऐसे ही नहीं कुछ भी रख ली है, कंटिन्यूसली उनको ऑब्जर्व करा गया, बार बार ऑब्जर्व करा जाता रहा है, बार बार उनके ऊपर उनको मेजर करके देखा जाता रहा है, तो अब मालूम पड़ गया कि हाँ ये ठीक है, सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कुछ भी आप बेसिकली एज्यूम कर लेंगे, साइंस एविडेंस पे चलती है, बेसिक एजम्पशंस बहुत केयरफुली सिलेक्ट करे जाते हैं। हाँ, अगर कल को कोई ऐसा एविडेंस निकल के आता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है एग्जाम को, जो उसको चैलेंज करता है कि नहीं यार हमने मालूम पड़ा स्पीड ऑफ लाइट तो कुछ और निकल के आ रही है, हमने कहीं नापा स्पीड ऑफ लाइट ऐसे नहीं निकली, तो फिर चैलेंज किया जाएगा एग्जाम को, फिर वहां पे चैलेंज होगा एग्जाम को। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं होगा, डेफिनेटली चैलेंज होगा और लगेगा चेंजेस करने में, चेंजेस किए जाएंगे, वैलिड चेंजेस जो बनते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस सेल्फ करेक्टिव है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एग्जाम जो होते हैं बेसिक असम्पशंस होते हैं जो केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी एप्पल वाला एग्जांपल दिया सिंपल। फिर आ गया मॉडल। अब मॉडल क्या होता है? अब मॉडल में क्या होगा, तीसरा फ्रेंड आ गया, ये 2 फ्रेंड की कहानी हो गई, अब एक तीसरा फ्रेंड और आ गया, जो आखिरी फ्रेंड है वो आता है। वो क्या करता है, वो एक ऐसे बना के ले आता है, प्लास्टिक का एक पूरा वो बना लेता है सेटअप। उस प्लास्टिक के सेटअप में एक पेड़ बनाता है प्लास्टिक का, उस पर स्प्रिंग लगा देता है, और स्प्रिंग से बहुत सारे ऐसे क्या करता है, ये एप्पल लगा देता है। ठीक है, उसमें अलग अलग कलर के एप्पल होते हैं। मान लो कुछ एप्पल लाल रंग के, कुछ एप्पल ऑरेंज कलर के, कुछ एप्पल ग्रीन कलर के। ठीक है, अब ये प्लास्टिक का मॉडल बनाया इसने, प्लास्टिक का पेड़ है, उस पर स्प्रिंग पे प्लास्टिक के इसने एप्पल लगा दिए। अब ये बोलेगा, इसने ऐसा मॉडल बनाया तीसरे फ्रेंड ने, ये बोलता है कि जो लाल वाले एप्पल है ना वो जल्दी करेंगे, लाल वाले एप्पल जल्दी करेंगे। अब ये बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जब ये देखता है ऐसा नहीं है, कई बार लाल वाले एप्पल जल्दी कर रहे हैं, कई बार ऑरेंज वाले जल्दी कर रहे हैं, कई बार ग्रीन वाले कर रहे हैं। तो उसको मालूम पड़ा कि जो मेरा मॉडल है, जो मैंने अजम्पशन करी थी, वो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर चेंजेस करता है। तो मॉडल क्या है, ये जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड फिनोमेना है। ठीक है, बहुत बार रियल वर्ल्ड फिनोमेना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको डायरेक्टली ऐसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते बहुत बार, तो उसके लिए साइंटिस्ट मॉडल बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये प्लास्टिक का इसने मॉडल बना लिया, इस पूरी चीज को ये तीसरे फ्रेंड ने एक मॉडल के फॉर्म में बना लिया, प्लास्टिक का एक मॉडल बना के लिया है और बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे साइंटिस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, ठीक है, उनको मॉडल बना लेते हैं और उन मॉडल में बैठ के वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, अच्छा ठीक नहीं आ रहा, तो उसको दोबारा फिर उसको कुछ चेंजेस करते हैं, फिर इसको फिर ऐसे चेंजेस करेंगे, फिर उसको ऐसे करेंगे, ऐसे स्टडी करते हैं। तो ये क्या करता है, ईजी कर देता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को मॉडल के थ्रू स्टडी करना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप? तो ऐसे चलती है पूरी फिजिक्स। ये मैंने आपको एक बेसिक समझा दिया। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे, फिर और डिटेल में जाएंगे। तो कोशिश है मेरी कि मैं चीज़ों को आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझा दूँ। ये पार्ट 1 था 11th क्लास के चैप्टर 1 का। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।